हेलो एवरीवन। हम लोगों ने ऑलरेडी पार्लियामेंट स्टार्ट कर दिया था। पार्लियामेंट के हम लोगों ने प्रोविज़न स्टार्ट कर दिए थे और एमपीज़ एमएलएज़ का कैसे इलेक्शन होता है, उसके क्या क्या प्रोविज़न्स है करके, क्या क्वालिफिकेशन होती है, ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। राज्यसभा लोकसभा दोनों मेंबर्स का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। और नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्पीकर। ठीक है। स्पीकर क्या होता है, हम लोग बेसिकली अभी हमने बोला है कि एमपीज़ का इलेक्शन हो गया और जो आपके राज्यसभा से मेंबर्स थे उनका इलेक्शन हो गया। इलेक्शन होने के बाद में क्या होगा करके उसको हम डिटेल में समझेंगे, किस तरीके से फंक्शनिंग करती है पार्लियामेंट, क्या क्या फंक्शन होता है, कौन कौन से उसमें ऑफिसर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं समझने के लिए। और वी विल स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, इज इट स्टार्टेड? जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ओके, नाउ इट्स लाइव। ओके, so we will start with it. So does anyone have any doubt regarding अभी तक जो भी हमने पढ़ाया है, जो भी आपका कंप्लीट हुआ है, उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं आप। कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा ऑडियो क्लियर है कि नहीं, ये एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा सभी लोग कि मेरा ऑडियो और वीडियो इज़ क्लियर और नॉट। ठीक है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। जब हमारे एमपीज़ इलेक्ट होके आ गए तो उसका जो एमपीज़ है आपके, तो अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए जो प्रिसाइड करेगा और चेक करेगा करके कि सभी हाउस सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे आपके क्लास में मॉनिटर होता है, सारे स्टूडेंट को जो उनके जो भी उनके एक्शंस होते हैं वो सब कुछ वो कंट्रोल करता है, पूरी क्लास को कंट्रोल करता है, क्लास की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, सब कुछ सेम तरीके से आपका स्पीकर होता है जो लोकसभा के मेंबर्स को, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को सब कुछ चेक करता है और उसको प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये सब कुछ चेक करने का काम स्पीकर का होता है। तो स्पीकर इज जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, दैट्स कम्स अंडर द इन द लोकसभा। लोकसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसे स्पीकर बोलते हैं। राज्यसभा जो प्रिसाइडिंग स्पीकर होता है उसको चेयरमैन बोलते हैं। और राज्यसभा का जो चेयरमैन जो होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट आल्सो द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है। जो स्पीकर होगा, स्पीकर का इलेक्शन कैसे होगा, जैसे ही स्टूडेंट में मॉनिटर जो होता है, एक स्टूडेंट ही होता है, उसको सिर्फ मॉनिटर इसलिए बना दिया जाता है क्योंकि वो उसी स्टूडेंट का मेंबर है, उसी क्लास का मेंबर स्टूडेंट है और उसी क्लास को उसको हैंडल करना है। तो सिमिलरली लोकसभा के जो मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं उसी में से एक मेंबर को आप स्पीकर बना दिया जाता है। ठीक है। और ये कब होता है, जब फर्स्ट सिटिंग होती है। आफ्टर फर्स्ट सिटिंग होती है उसके बाद में प्रेसिडेंट फिक्स करता है डिसाइड। जब लोकसभा की पहली सिटिंग हो जाती है उसके टाइम पे प्रेसिडेंट टाइम डेट फिक्स करता है, उस डेट को आपका स्पीकर का इलेक्शन होता है। और स्पीकर का इलेक्शन के बाद में और उसमें वो फिर प्रिसाइड करता है आगे की प्रोसीडिंग्स। जो स्पीकर है, स्पीकर को जो ओथ देनी होती है, जो एमपी इलेक्ट हुए ना, स्पीकर का काम होता है उनको ओथ दिलाने का, मतलब उनको शपथ दिलाने का काम स्पीकर का होता है। तो स्पीकर को स्टार्टिंग में शपथ प्रेसिडेंट दिलाता है, याद रखना, स्पीकर को प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है। बट और सारे मेंबर्स को, जो एमपीज के और सारे लोकसभा के मेंबर्स रहेंगे, उनको स्पीकर ओथ दिलाएगा। ठीक है। स्पीकर ओथ दिलाएगा कि वो जो भी रहती है सिक्रेसी की ओथ रहती है वो रहती है। ठीक है। वो उसको स्पीकर दिलाएगा, बट स्पीकर को ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट दिलाएगा। और प्रेसिडेंट ही डेट फिक्स करेगा उसके इलेक्शन की और अपने ही मेंबर्स में वो डिसाइड करेंगे स्पीकर कौन होगा। ठीक है। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। तो ये है स्पीकर के बारे में। इलेक्ट होता है अपने मेंबर्स के बाद में, फर्स्ट मीटिंग के बाद में डिसाइड होता है कब करेंगे करके, और उसके बाद में होता है। ठीक है। अब ये रिजाइन कैसे कर सकता है और इसका टेन्योर कब तक होता है? इसका टेन्योर होता है जब तक लोकसभा वो रहेगी तब तक स्पीकर भी रहेगा। ठीक है। जब तक लोकसभा है तब तक स्पीकर रहेगा। उसके अलावा जब उसको निकाल भी सकते हैं, निकाल का प्रोसीजर मैं अभी बताऊंगा। उसको स्पीकर जब तक लोकसभा रहती है तब तक रहता है। इवन जब लोकसभा खत्म हो जाती है तब भी आपका स्पीकर रहता है। जब तक फर्स्ट सीटिंग होती है ना उससे पहले तक स्पीकर रहता है। वो इसलिए रहता है कि स्पीकर का ऑफिस कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, इसके लिए स्पीकर उसके बाद में भी रहता है। लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, नए इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होने के फर्स्ट सीटिंग तक आपका स्पीकर के ऑफिस में वही पुराना स्पीकर रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट सीटिंग है, जो फर्स्ट सीटिंग है, उस फर्स्ट सीटिंग पे एक स्पीकर प्रोटेम होता है। स्पीकर प्रोटेम, स्पीकर प्रोटेम होता है, उसको फर्स्ट सिटिंग में प्रिसाइड किया जाता है। जो पहली सिटिंग में प्रिसाइड करके ये डिसीजन होता है कि स्पीकर का इलेक्शन कब होगा और स्पीकर का इलेक्शन के टाइम पे कौन प्रिसाइड करेगा, दैट विल बी स्पीकर प्रोटेम बोलते हैं उसको।
वो यूजुअली क्या होता है, जो नई लोकसभा मेंबर इलेक्टेड हुए हैं उन्हीं में से कि जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको स्पीकर प्रोटेम सिर्फ फर्स्ट सिटिंग के लिए बना दिया जाता है। फिर इलेक्शन होते हैं स्पीकर का इलेक्शन होने के बाद में जो स्पीकर इलेक्ट हो जाता है उसको फिर हमेशा प्रिसाइड करता है स्पीकर को। ठीक है, ये कैसे कैसे हटा सकते हैं, तो पहले तो रिजाइन कर सकता है। रिजाइन किसको करता है, डिप्टी स्पीकर को। जैसे ही आपका स्पीकर होता है लोकसभा में वैसे डिप्टी स्पीकर भी होता है, दूसरा जो होता है करके। ठीक है, जैसे आपके मॉनिटर होता है, वॉइस मॉनिटर भी होता है ना। हाँ जी, ठीक है। जैसे ही आपका स्पीकर सॉरी जैसे स्पीकर होता है सिमिलरली आपका डेप्यूटी स्पीकर भी होता है, जो उनके मेंबर्स के साथ में होता है करके, उनके लोकसभा के मेंबर्स में से इलेक्ट किया जाता है डेप्यूटी स्पीकर। जिससे अब जब स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है उसके बाद जब स्पीकर प्रिसाइड करता है उसके बाद में डेप्यूटी स्पीकर के लिए इलेक्शन होता है। ठीक है, तो जो स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको दे सकता है, इस डेप्यूटी स्पीकर को। ठीक है, याद रखना यहाँ पे प्रेसिडेंट ना ही अपॉइंट करता है ना ही इलेक्ट करता है। कौन इलेक्ट करता है, लोकसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं आपस में स्पीकर को। ठीक है, सिर्फ प्रेसिडेंट डेट फिक्स करता है कौन सी डेट को स्पीकर का इलेक्शन होगा। तो डेप्यूटी जो स्पीकर है, स्पीकर प्रेसिडेंट ना अपॉइंट करता है ना ही नॉमिनेट करता है, कुछ नहीं करता है, सिर्फ डेट फिक्स करता है। और कौन करता है इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स अपने में से ही एक बंदे को चुन के स्पीकर बना देते हैं। ठीक है, और रिजाइन किसको करता है, इसलिए वो डेप्यूटी स्पीकर को करता है, प्रेसिडेंट को रिजाइन नहीं करता है, वो डेप्यूटी स्पीकर को करता है। ठीक है, या फिर अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं होता, अगर लोकसभा का मेंबर सीजेस टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा का मेंबर कब नहीं हो सकता है, वो ऑलरेडी हमने बताया, उसकी डेथ हो गई हो, उसने रिजाइन कर दिया हो, या उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट में उसको केस किया गया हो, या फिर वो किसी और दूसरे हाउस का मेंबर बन गया हो और यहाँ से रिजाइन कर दिया हो, या फिर उसका वो कंप्लीट ओवर हो गया हो, पीरियड ओवर हो गया। ये सारे हमने डिसीजन ऑलरेडी बताए हैं कि कब उसकी सीट वैकेंट होती है। ठीक है, तो अगर ऐसे केसेस में होगा तब भी वो स्पीकर हटा दिया जाएगा। और जब उसके या फिर उसके लिए एक रिजोल्यूशन पास हो लोकसभा में, जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं उस टाइम पे, देन प्रेजेंट मेंबर, जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ है कि स्पेशल जो आपकी क्या बोलते हैं आपको मेजोरिटी जो मैंने आपको डिस्कस की थी उसमें बताया था कि स्पेशली जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वाइस चेयरमैन और स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और उसके लिए एक स्पेशल टाइप की आपकी मेजोरिटी होती है। उसमें क्या होता है, जितने भी प्रेजेंट मेंबर होते हैं उस टाइम पे, जो आपकी वैकेंसीज होती हैं उसको हटाने के बाद में जितने जितने भी प्रेजेंट होते हैं मेंबर्स, उसकी मेजोरिटी चाहिए होती है प्रेजेंट एंड वोटिंग के। ठीक है, नॉमिनेटेड जो वैकेंसीज हैं उनको हटाने के बाद में जितने मेंबर बचते हैं, स्ट्रेंथ बचती है, उसकी टोटल मेजोरिटी चाहिए होती है स्पीकर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, लोकसभा में रेजोल्यूशन पास हो गया, बट उसके लिए क्या है, 14 दिन का नोटिस पीरियड देना चाहिए। वो किस लिए होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हमने पढ़ा है कि कोई भी बंदा बिना उसकी आवाज़ सुने उसके अगेंस्ट में कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम स्पीकर को निकाल रहे हैं तो स्पीकर को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए, ताकि 14 दिन में वो अपने कोई डिफेंड करना चाहे या अपने बारे में कुछ बताना चाहे तो बता सकता है। ठीक है, तो दिस कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, पहले क्या होता था, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही के दोनों रूलिंग पार्टी से आते थे, क्योंकि उनकी मेजोरिटी होती थी और वो लोग आराम से जीत जाते थे इलेक्शन में जब इसका होता था। बट ये बाद में देखा गया कि एक कन्वेंशन ये हुआ। कन्वेंशन मतलब एक तरीके से नॉर्म्स जो अपने आपस में ही है, ना ही कहीं पे लिखा है, ना ही किसी लॉ में है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में है। कन्वेंशन है मतलब हमने आपस में सहमति से सबने एग्री किया है कि इसको हम लोग फॉलो करेंगे। वो ऐसा है कि स्पीकर आपका रूलिंग पार्टी से आएगा, डेप्यूटी स्पीकर आपका अपोजिशन पार्टी से आएगा। ठीक है, इसके लिए इसलिए कि ताकि उनकी जो ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी मेंटेन रहे। ठीक है, ऑटोनॉमी और उसकी इंडिपेंडेंस मेंटेन है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीकर का ऑफिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं उसके जो फंक्शंस है उस टाइम पे जो मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो स्पीकर ऑलवेज कम्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी बिकॉज क्योंकि उनकी मेजोरिटी होती है तो वो डायरेक्टली इलेक्ट हो जाते हैं। इवन डेप्यूटी स्पीकर कैन आल्सो कम फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, बट यहाँ पे एक कन्वेंशन फॉलो किया जाता है अपने इंडिया में कि डेप्यूटी स्पीकर विल कम फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। ठीक है, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जो होती है उसी का मेंबर होता है। ठीक है, और उसके बाद में उसकी वोटिंग होती है। अगर मान लो 2-3 अपोजिशन पार्टी है, आपने अपने कैंडिडेट दे रही है, तो उसमें फिर इलेक्शन के बाद में उसको चूज किया जाता है कि कौन सा अपोजिशन पार्टी का मेंबर डिप्टी स्पीकर का होगा। ठीक है, तो ये आपको रिजाइन कर सकता है या फिर लोकसभा का मेंबर अगर नहीं हो गया तो भी है। बट यहाँ पे एक रखना है, जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो उसके बाद में भी स्पीकर का ऑफिस आपका कंटिन्यू रहता है,
और तब तक नया लोकसभा इलेक्ट होने के बाद में फर्स्ट सिटिंग ना हो तब तक स्पीकर आपका पुराना जो स्पीकर है वही स्पीकर आपका रहेगा। ठीक है, हाँ जी, स्पीकर ऑलवेज कम्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। ओके, हाँ जी। नाउ कम्स कि होता क्या, स्पीकर होता है क्या। पहला तो ये लोकसभा का हेड होता है, रिप्रेजेंट द लोकसभा। हर जगह पे लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन स्पीकर ही करता है। ठीक है, जो पावर्स एंड प्रिविलेज हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा की, जो पावर्स हैं, प्रिविलेज के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा क्या क्या प्रिविलेज हैं मेंबर्स के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या क्या स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं, और आपके लोकसभा को, पार्लियामेंट को क्या क्या प्रिविलेज दिए गए हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी अभी इतना समझ लिया कि उनका जो गार्जियन होता है पावर्स और प्रिविलेज का वो स्पीकर होता है। स्पीकर गार्ड्स देम, उसको गार्ड करता है कि उसका कहीं पे भी वायलेट ना हो। ठीक है, प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन होता है हाउस का, जो अगर कोई भी बोल रहा है उसको बंद करके उसकी आवाज़ सुनी जाएगी उसका फाइन। और पार्लियामेंट्री मैटर में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में कोई भी मैटर लाया गया है उसमें उसका डिसीजन फाइनल होगा, स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा। और इंडियन कोर्ट भी इंटरवीन नहीं कर सकती यहाँ पे। कोर्ट आके नहीं बोलेगी आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, या ऐसा क्यों किया करके, ऐसा कभी नहीं इंटरवीन करेंगे। दैट उसके हाउस के अंदर में ही इज द बॉस। लोकसभा के अंडर में स्पीकर इज द बॉस, वो जो बोलेगा वही होगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा हमेशा, जो भी रहेगा। लोकसभा स्पीकर है तो स्पीकर विल बी बॉस। अगर डिप्टी स्पीकर उस टाइम पे प्रिसाइड कर रहा है तो डिप्टी स्पीकर विल बी बॉस। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी ज़रूरी है वो आपका समझने के लिए। पहला क्या होता है कि जब वोटिंग होती है, कोई भी डिसीजन अगर लोकसभा में लिया जाता है तो वोटिंग के अकॉर्डिंग लिया जाता है। ठीक है, वोटिंग के डिसीजन के हिसाब से लिया जाता है। तो अगर वोटिंग हुई और अगर वो हो गया, टाई हो गया, मतलब बराबर बराबर वोट मिले किसी चीज़ के लिए, किसी बिल के लिए, पास के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए आ गया, वोटिंग हुई और टाई हो गया, तो याद रखना स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंट मतलब पहली बार में वो वोट नहीं करता है। जब वोटिंग होती है तो पहली बार में वोट नहीं करता है, क्योंकि ही वॉज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो उसको तो वो होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और ये नॉन पार्टीसन होना चाहिए, किसी पार्टी के साथ बिलोंग नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए। इसके लिए पहली बार जो वोटिंग होती है तो स्पीकर वोट नहीं करता है, चाहे किसी भी चीज़ के रिलेटेड क्यों ना हो। ठीक है, बट जब अगर टाई हो जाता है तो उस टाइम पे स्पीकर फिर वो वोट करेगा कि फाइनल डिसीजन किस साइड जाएगा। तो फाइनल डिसीजन लेने का फिर टाई के केस में स्पीकर वोटिंग कर सकता है यहाँ पे किसी भी डिसीजन के लिए। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, इसमें एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि जब उसके अगेंस्ट उसके रिमूवल का रेजोल्यूशन पास लाया जा रहा है, उसके रिमूवल का रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, तो उस टाइम पे अगर उसके रिमूवल का रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, ये जो रिमूवल का रेजोल्यूशन लाया गया है, उस केस में उस टाइम पे वो प्रिसाइड नहीं करेगा। पहली चीज़ तो वो प्रिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन लाया है, तो प्रिसाइड करके वो अपने फेवर में कर सकता है उसको कि रेजोल्यूशन पास ना हो या फिर कुछ भी ना हो। तो इसके लिए वो प्रिसाइड नहीं करेगा पहला तो हाउस को, और प्रिसाइड ना करने के बाद में वो एक जनरल मेंबर की तरह काम करेगा उस टाइम पे। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टेंस में वहाँ पे वो वोटिंग कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट स्टैंड में वो वहाँ पे वोटिंग कर सकता है, एज ए जनरल मेंबर काम करेगा और वो फर्स्ट स्टैंड में वोटिंग कर सकता है। बट अगर टाई हो जाता है, इक्वल वोट आते हैं, तब यहाँ पे ये वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, इक्वल वोट के टाइम पे ये वोट नहीं कर सकता है, अदरवाइज फर्स्ट स्टैंड में वोटिंग करेगा। बट जब ये प्रिसाइड करता है और सारे बिल्स को छोड़ के चक्कर में, तब ये फर्स्ट स्टैंड में वोटिंग नहीं कर सकता है, सिर्फ टाई के केस में वोटिंग कर सकता है। तो ये चीज़ याद रखना, दोनों में, दोनों एक एक्सेप्शन सिर्फ एक, जब रिमूवल का प्रोसेस आता है तो फर्स्ट स्टेट में वो पहली बार में जब वोटिंग होती है तो वो वोट कर सकता है, टाई के केस में नहीं कर सकता। पर जब अदर केसेस होते हैं और सब बिल्स नॉर्मल कंडीशन होती है तब वो फर्स्ट स्टेट में पहली बार में नहीं कर सकता है, टाई के केस में करता है। ठीक है, इसके अलावा उसकी ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए क्या है कि इसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है, कभी कभी बीच में निकाला नहीं जा सकता है, जो प्रोसीजर है उसी हिसाब से निकाला सकता है। उसका जो एक्सपेंडिचर होता है चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, और वो उसका जो बिजनेस कंडक्ट होता है वो किसी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती उसके कि ये इसने इस तरीके से क्यों कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है करके, इसे कभी भी अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, और वोटिंग का वाला तो हमने ऑलरेडी बता ही दिया। और इसके अलावा क्या होता है कि अभी हम फंक्शन की बात करते हैं, क्या क्या फंक्शंस करते हैं। तो पहला तो हमने बताया कि वो मेंटेन, जो भी हाउस में ऑर्डर मेंटेन करता है उसका डेकोरम मेंटेन करता है, कोई भी गलत उल्टा सीधा बोल रहा है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन भी ले सकता है। ठीक है,
अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कुछ भी हैं या फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर है या कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, इनके बारे में कोई भी इंटरप्रिटेशन करना है तो उसका स्पीकर का जो इंटरप्रिटेशन होगा लोकसभा के अंदर में, दैट विल बी फाइनल। स्पीकर ही बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को किस तरीके से यहाँ पे लागू होगा, या रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो उन्होंने लोकसभा में बना है वो उसके क्या इंटरप्रिटेशन उसका बोलता है, किस तरीके से वो लागू होगा। और कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, इसका भी रूल्स जो भी है बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, जो लोकसभा के कंडक्ट करने के लिए बिजनेस है, बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करने हैं, रूल्स फॉलो करने हैं, वो भी लोकसभा बनाएगा और उसको फाइनल इंटरप्रिटेशन भी करेगा। ठीक है, स्पीकर फाइनल इंटरप्रिटेशन करेगा। ठीक है, इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंस जो है उसमें भी स्पीकर को ऊपर रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा अर्जेंट द हाउस, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 3 चीज़ें होती हैं। हाँ, यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। तो समन, पहला समन होता है जो प्रेसिडेंट समन करता है, प्रेसिडेंट बुलाता है कि कब सेशन होगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को बुलाने का पावर है, समनिंग का पावर किसको है, प्रेसिडेंट को है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना। सेशन का मतलब क्या होता है, जब लोकसभा राज्यसभा बैठते हैं, सदन में बैठते हैं और अपना नॉर्मल जो उनका काम है लॉ बनाने का, डिस्कशन करने का, मोशन पास करने का, रेजोल्यूशन पास करने का, वो जब करते हैं तो उसको सेशन बोलते हैं। ठीक है, वो सेशन बुलाने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का। ठीक है, उसमें क्या मैक्सिमम गैप होना चाहिए 6 महीने। अपने इंडिया में 3 सेशन होते हैं, एक होता है विंटर सेशन, एक होता है समर सेशन, एक होता है आपका बीच में जो सेशन होता है मानसून सेशन। ये 3 सेशन होते हैं। विंटर सेशन आपका फरवरी से स्टार्ट होता है, और आपका समर सेशन आपका जून वगैरह से होता है, और वो वाला सेशन बाद में होता है। ठीक है, तो तीनों सेशन अलग अलग टाइम पे होते हैं। तो अपने आप ही 6 महीने का जो गैप है अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि 3 सेशन है तो 6 महीने से ज़्यादा, 6 महीने से कम ही टाइम लगेगा 2 सेशन के बीच में। ठीक है, दूसरी चीज आती है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट क्या होता है कि कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है, कोई भी काम कर रहा है, सारी चीजें चल रही है करके, कोई भी काम कर रहा है करके, कोई भी अगर काम कोई भी फंक्शनिंग चल रही है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, और अगर कहीं डिसरप्शन हुआ है, कहीं उसको लगा स्पीकर का कुछ गलत हो रहा है करके, तो वो कुछ टाइम के लिए आवर्स, डेज या फिर एक सिटिंग के लिए एडजर्नमेंट कर सकता है, मतलब रोक सकता है उस लोकसभा की कंडीशंस को रोक सकता है, लोकसभा की फंक्शनिंग को रोक सकता है। बट उसके बाद में जितने टाइम के लिए वो एडजर्न करेगा उसके बाद में वापस सेशन चालू होएगा। ऐसा नहीं है कि सेशन खत्म हो, सेशन नहीं, वो सिटिंग या वो उस टाइम के लिए सेशन सस्पेंड रहेगा। ठीक है, एडजर्नमेंट का मतलब है सस्पेंड रहेगा उस टाइम के लिए सेशन, उसके बाद में फिर से लागू होगा। बट प्रोरोगेशन क्या होता है, प्रोरोगेशन होता है जब वो सेशन खत्म कर देगा उसके बाद में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, तब उसको प्रोरोगेशन बोलते हैं। ये किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। प्रोरोगेशन आपका प्रेसिडेंट करता है, एडजर्नमेंट आपका स्पीकर करता है। तो एडजर्नमेंट का काम होता है कि एक सिटिंग को खत्म करना है या कुछ टाइम के लिए पार्लियामेंट के फंक्शंस को बंद कर देना, लोकसभा की सिटिंग को बंद कर देना, लोकसभा की मीटिंग को बंद कर देना। प्रेसिडेंट का मतलब, प्रोरोगेशन का मतलब होता है पूरा सेशन खत्म होना, अभी नेक्स्ट सेशन में नया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में नया स्टार्ट होगा, वो आपका प्रोरोगेशन में आता है। नेक्स्ट एक होती है डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन मतलब लोकसभा को खत्म ही कर देना, अभी नया लोकसभा बाद में फिर इलेक्शन के थ्रू बनेगा, ये भी आप प्रेसिडेंट करता है। कब होता है, जब या फिर उसका सेशन खत्म हो गया, मतलब 5 साल खत्म हो गए हो, लोकसभा की जो अपना टाइम पीरियड है 5 साल वो खत्म हो गए हो, या फिर जो आपका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है उसने प्रेसिडेंट को बोला कि डिसॉल्व कर दो लोकसभा को, तब भी डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, बट ये उस टाइम पे करता है जब उसको लगता है कि कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज आके गवर्नमेंट नहीं बना सकती है। ठीक है, उसके टाइम पे ये क्या होता है इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम लोग वो स्पीकर के फंक्शंस को समझ रहे थे। तो एडजर्न ऑफ द हाउस जो होता है वो आपका स्पीकर का फंक्शन होता है। ठीक है, एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस इज अ स्पीकर फंक्शन, प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस आपका प्रेसिडेंट का फंक्शन है। ठीक है, ही डजंट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। जो आपका टाई के केस में वो वोटिंग करता है, अदरवाइज नहीं करता है कोई भी चीज़ को लेकर, एक्सेप्ट दैट कि उसका रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है उसको छोड़ के सभी के केस में सेम रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, ज्वाइंट सिटिंग मतलब राज्यसभा लोकसभा एक साथ बैठते हैं, उस टाइम पे आपका स्पीकर ही प्रिसाइड करता है, हमेशा याद रखना, स्पीकर प्रिसाइड करेगा। स्पीकर के एब्सेंस में आपका डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेगा। ठीक है,
और कोई नहीं होता है। आपका जो चेयरमैन या वाइस चेयरमैन आपको प्रिसाइड नहीं करते ज्वाइंट सिटिंग को, ठीक है। याद रखना हमेशा कि स्पीकर प्रिसाइड करता है ज्वाइंट सिटिंग को, उसके बाद में डिप्टी स्पीकर करता है, ठीक है। इसके अलावा जो हाउस की वो सीक्रेट सिटिंग कर सकता है। यूजुअली क्या होता है, अभी हाउस का जो भी सिटिंग होती है वो आपके कोई भी जाके उसमें बैठ सकता है, आप भी जाके बैठ सकते हो, इवन उसका लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी होती है, ठीक है। तो अगर वो चाहता है, स्पीकर चाहता है तो सीक्रेट सिटिंग हो, मतलब कोई दूसरा बाहर आके उसमें बैठ ना सके, या लाइव स्ट्रीमिंग ना हो, या कुछ कुछ सेक्शन उसके स्ट्रीम ना किए जाए, तो वो भी वो अलाउ कर सकता है, ठीक है। तो सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस कैन बी अलाउड बाय द स्पीकर, ठीक है। ये डिसाइड करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं। मनी बिल वो इंपॉर्टेंट बिल होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल बाद में पढ़ेंगे आपको, ठीक है। तो मनी बिल होगा कि नहीं होगा, हाँ जी, 3 से ज़्यादा सेशन हो सकते हैं बट 2 से कम नहीं हो सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ बिटवीन 2 सिटिंग्स, ठीक है। ये उन्होंने प्रोविजन बोला है। इस इमरजेंसी के केस में, किसी भी केस में आपकी सिटिंग हो सकती है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन हैविंग मोर देन 2 सेशन इन द पार्लियामेंट ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा, ठीक है। पार्लियामेंट के 2 से ज़्यादा सेशन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट 2 से कम नहीं हो सकते, मतलब 6 महीने के गैप से ज़्यादा नहीं हो सकता। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। बट यूजुअली 3 प्रोविजन होते हैं जो अभी फॉलो किया जाता है, नॉर्म्स जो कन्वेंशन है वो फॉलो किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जितने भी चाहें उतने भी सिटिंग सेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मनी बिल है उसका कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है, इसका डिसीजन कौन लेता है, स्पीकर लेता है। कोई भी बिल आया उसका मनी बिल में वो काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय द स्पीकर, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, एंटी डिफेक्शन के लॉ में, एंटी डिफेक्शन के केसेस में स्पीकर डिसाइड करता है कि जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स, वो डिसक्वालीफाई होंगे कि नहीं होंगे। दैट डिसीजन विल टेकन बाय द स्पीकर एंड बट दिस इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब स्पीकर का फाइनल डिसीजन के आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकती है कि उन्होंने जो डिसक्वालिफिकेशन किया है वेदर इट इज प्रॉपर और नॉट, ठीक है। रिसेंटली केसेस हुए थे, आप कर्नाटका के केस में देखना, लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर का जो डिसीजन आया था। याद रखना स्पीकर आपका लोकसभा में भी होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होता है, सेम स्पीकर होता है, सेम फंक्शनिंग भी उसके सेम ही होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको दोबारा रिपीट नहीं कराऊंगा, आप उसको समझ जाएंगे। जो स्पेशल कुछ प्रोविजन रहेगा मैं वो वहाँ पे बताऊंगा जब आपको स्टेट लेजिस्लेचर कराऊंगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा तब आपको, ठीक है। तो उसके बाद में होगा, तो जो कुछ रिसेंटली केसेस हुए थे उसमें आप समझ लेना एक बार कैसे होता है। जो जुडिशियल रिव्यू जो किस तरीके से एंटी डिफेक्शन के केसेस में रहता है। आपका जो कर्नाटका में केस हुए थे और तमिलनाडु में जो केस हुए थे, आप गूगल पे करेंगे आपको डिटेल में बदल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पार्लियामेंट कमेटी, जैसे हमने बोला कैबिनेट कमेटीज होती हैं, वैसे पार्लियामेंट में भी 545 मेंबर हैं लोकसभा में, ठीक है। राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। तो सभी लोग एक ही बिल को देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए क्या होता है कि फंक्शनिंग को फास्ट करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई जाती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कमेटीज होती हैं, हम आपको डिटेल में बताएंगे बाद में। उसका जो चेयरमैन है वो अपॉइंट करने का काम किसका होता है, स्पीकर का होता है। उसका चेयरमैन, सारे जितने भी पार्लियामेंट कमेटीज हैं उसका चेयरमैन स्पीकर अपॉइंट करता है। इवन कुछ ऐसी पार्लियामेंट कमेटीज हैं जिसमें वो खुद चेयरमैन की तरह काम करता है। वो कौन कौन सी कमेटीज है याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी कमेटी पे स्पीकर चेयरमैन की तरह वर्क करता है, दैट्स अ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी है, जनरल पर्पस कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मतलब होता है, ये बेसिकली फंक्शन करती है कि जो लोकसभा में किस तरीके से फंक्शनिंग करनी है। एक सेकेंड, हाँ जी। तो बिजनेस एडवाइजर भी किस तरीके से काम करना है, हाँ जी। स्पीकर बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके एमपी होने चाहिए, लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, तभी आपको उसी में से लोकसभा के मेंबर्स में से इलेक्ट होंगे। तो जो लोकसभा के मेंबर्स की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन दैट विल बी कम अंडर द स्पीकर, ठीक है। जो उनकी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन है वो आपकी स्पीकर की भी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन होगी बनने के लिए, ठीक है। एक बार आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए तभी आप स्पीकर के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी हरप्रीत, आपने बिल्कुल सही बोला है, सेम इज द एज ऑफ एमपी, ठीक है। एंड हाँ जी, तो जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या होती है कि जो लोकसभा के जो बिजनेस है, जो फंक्शनिंग है, उसमें किस तरीके से काम करेगा करके वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी देखती है। तो उसका चेयरमैन कौन होता है, स्पीकर होता है।
जो लोकसभा के जो रूल्स बनाने हैं, उसकी जो रूल्स कमेटी होती है लोकसभा से रिलेटेड जो रूल्स बनाने हैं, उसकी पार्लियामेंट से रिलेटेड जो रूल्स बनाने हैं, किस तरीके से फंक्शनिंग होगी, वो करने के लिए, हाँ जी, कोई भी बिल अगर मनी बिल है, कोई भी बिल लाया गया है, अगर मनी बिल है या नहीं है, उसको मनी बिल कंसीडर करना है, नॉर्मल बिल कंसीडर करना है, या कुछ और बिल, कोई नॉर्मल बिल रखना है या मनी बिल करना है, ये डिसीजन स्पीकर का होता है। स्पीकर विल डिसाइड, स्पीकर मोहर लगाएगा कि दिस इज मनी बिल, तो उसको मनी बिल की तरह कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल बिल की तरह किया जाएगा। उसको मैं डिटेल में समझूंगा जब आपको मैं बिल की पासिंग का प्रोसीजर पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से बिल पास होता है, तो वहाँ पे स्पीकर की फंक्शनिंग कब आती है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी सिंपली ये समझ लीजिए कि कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये डिसीजन स्पीकर का होता है, ठीक है। और रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी, जो आपके जनरल पर्पस के लिए होती है, जो आपके और सारे फंक्शन को देखती है लोकसभा के मेंबर्स के रिलेटेड, तो उसका भी चेयरमैन आपका स्पीकर होता है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी का जो आपका चेयरमैन होता है, दैट विल बी स्पीकर। इसके अलावा और जितनी भी पार्लियामेंट कमेटीज हैं, उसका चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द स्पीकर, ठीक है। नाउ कम्स विद द डिप्टी स्पीकर। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जैसे आपका मॉनिटर होता है, एक वाइस मॉनिटर होता है, सिमिलरली यहाँ पे स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है, ठीक है। डिप्टी स्पीकर का काम यह होता है कि जब स्पीकर वहाँ पे नहीं है, स्पीकर का ऑफिस, स्पीकर अपसेंट है या फिर स्पीकर का ऑफिस वैकेंट है, तो उस टाइम पे डिप्टी स्पीकर काम करेगा, ठीक है। ये भी आपके लोकसभा के मेंबर के साथ में इलेक्ट होता है। आप इलेक्शन, स्पीकर के इलेक्शन के बाद में इसकी जो डेट होती है, याद रखना, इसकी जो इलेक्शन की डेट होती है वो स्पीकर फिक्स करता है। स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट। बट डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की डेट फिक्स करता है आपका स्पीकर, ठीक है। और ये रिजाइन कैसे करता है? स्पीकर को लिख के करता है। जो स्पीकर रिजाइन किसको करता है? डिप्टी स्पीकर को लिख के, और डिप्टी स्पीकर किसको रिजाइन करता है? स्पीकर को लिख के, ठीक है। कैन बी रिमूव्ड एज स्पीकर, जैसे स्पीकर के लिए बोला है कि देन मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी चाहिए होगी और 14 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। उसके बाद में अगर मेजोरिटी से पास हो गया तब वो रिमूव कर जाएंगे। सिमिलरली डिप्टी स्पीकर को भी निकाला जा सकता है, ठीक है। डिप्टी स्पीकर के लिए एक स्पेशल प्रिविलेज है, उसका एक स्पेशल फंक्शन है। पहला तो एक तो फंक्शन है कि जब वो स्पीकर की तरह काम करता है, जब स्पीकर का आपका, हाँ जी, जो स्पीकर का अगर ऑफिस वैकेंट है या फिर इस एब्सेंस है, स्पीकर अपना काम नहीं आ पा रहा है ऑफिस में, तो डिप्टी स्पीकर उस टाइम पे स्पीकर की तरह काम करेगा, प्रिसाइड करेगा ऑफिस को, और जितने भी फंक्शन हमने अभी देखा वो सारे सारे फंक्शन डिप्टी स्पीकर करेगा। इसके अलावा एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है डिप्टी स्पीकर को, अगर वो किसी पार्लियामेंट कमेटी का मेंबर बन जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसका चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है। डिप्टी स्पीकर किसी भी पार्लियामेंट कमेटी का मेंबर बनता है तो ऑटोमेटिकली उसका चेयरमैन बनेगा, ठीक है। दिस इज अ स्पेशल प्रिविलेज गिवन टू डिप्टी स्पीकर, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपका, एज ए कन्वेंशन डिप्टी स्पीकर पोस्ट कम्स फ्रॉम द अपोजिशन, मेन अपोजिशन पार्टी, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि स्पीकर जो होता है एक पैनल नॉमिनेट करता है, नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन। 10 चेयरपर्सन का, याद रखना, या चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन का एक पैनल बनाता है, वो स्पीकर नॉमिनेट करता है, याद रखना, स्पीकर नॉमिनेट करता है। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये जो मोर देन 10 चेयरपर्सन का पैनल होता है, जब डिप्टी स्पीकर एब्सेंट है और जब स्पीकर भी एब्सेंट है, ये दोनों नहीं है, तो इस पैनल में से कोई एक बंदा प्रिसाइड करेगा। याद रखना, मैं बोल रहा एब्सेंट है, मैंने आपको प्रेसिडेंट जब पढ़ा रहा था तो मैं बता रहा था कि डिप्टी स्पीकर या फिर स्पीकर की पोस्ट वैकेंट है, तब दोनों पोस्ट वैकेंट है, तब भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कौन उस टाइम पे वो करेगा, किसी एक मेंबर को चूज करके बोलेगा कि आप लोकसभा में प्रिसाइड करो। बट अगर दोनों एब्सेंट है उस टाइम पे पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से कोई एक बंदा निकल के प्रिसाइड करेगा, कोई भी एक बंदा वो डिसाइड कर देगा। स्पीकर डिसाइड करता है कौन किसके बाद में करेगा करके, तो ये स्पीकर डिसाइड करता है। वहां पे कौन है? वैकेंसी के केस में प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। स्पीकर प्रोटेम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, फर्स्ट सिटिंग के टाइम होता है, प्रेसिडेंट करता है, और यूजुअली क्या होता है, सीनियर मोस्ट मेंबर्स होता है, और ये क्या करता है, लोकसभा मेंबर्स के ओथ को एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। सॉरी, मैं गलत बोल गया उस टाइम पे। जो स्पीकर की जो ओथ होती है दैट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्पीकर प्रोटेम, ठीक है। स्पीकर प्रोटेम सभी को ओथ दिलाता है जो फर्स्ट सिटिंग में बैठता है, और उसकी ओथ जो है प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है। स्पीकर उस टाइम पे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा, तो उसकी ओथ भी स्पीकर प्रोटेम के अंडर में आएगी,
ठीक है। अगर वो स्पीकर प्रोटेम सेलेक्ट किया जाता है तो उसकी फिर प्रेसिडेंट दी जाएगी। स्पीकर बाद में इलेक्ट होगा, फर्स्ट सिटिंग के बाद में इलेक्शन होगा, उस टाइम पे वो डिसाइड किया जाएगा कौन इलेक्शन होगा। और स्पीकर प्रोटेम आपको ओथ दिलाएगा लोकसभा मेंबर्स को, और प्रेसिडेंट ओथ दिलाएगा स्पीकर प्रोटेम को। ठीक है, स्पीकर प्रोटेम सिर्फ फर्स्ट सिटिंग के लिए होता है, उसके बाद में वो ऑफिस खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके, एनी डाउट्स टिल नाउ? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर्स। Now we will go for the chairman and vice chairman of the deputy chairman of the राज्य सभा। जैसे आपका इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर डिप्टी स्पीकर होता है, सिमिलरली राज्यसभा में आपका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है। जो आपका चेयरमैन होता है वो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है? 2/3 अब मेजोरिटी राज्यसभा की और बाद में सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में रेजोल्यूशन पास हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट रिमूव किया जाएगा। बट याद रखना, जब वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का रेजोल्यूशन होगा तब वो वोट नहीं कर सकता है। बट हमने स्पीकर के केस में देखा था कि स्पीकर के केस में हमने क्या देखा था कि जब स्पीकर के अगेंस्ट में कोई रेजोल्यूशन लाया गया उसके रिमूवल के लिए तो वो फर्स्ट सिटिंग में वोटिंग कर सकता है, बट वाइस प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सिंपल रीजन है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट मेंबर ही नहीं होता है। स्पीकर तो मेंबर होता है ना, तो एज ए मेंबर वो वेट करता है। ये वाइस प्रेसिडेंट तो मेंबर ही नहीं होता है राज्यसभा का, तो इसलिए वो वोट नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट में कोई वो होता है रेजोल्यूशन। बट याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट जब कोई भी केस आता है और वहाँ पे अगर टाई हो जाता है उस टाइम पे फिर जो आपका चेयरमैन है या वाइस प्रेसिडेंट है वो भी आपका वोटिंग कर सकता है। उस केस में वो भी वोटिंग कर सकता है, इवन दो वो मेंबर नहीं होता, बट उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की एज अथॉरिटी होती है कि टाई को रिजॉल्व करना। ठीक है, तो टाई के केस में वो फिर वोट कर सकता है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो आपका चेयरमैन की तरह काम करता है, सिमिलरली डिप्टी चेयरमैन होता है। डिप्टी चेयरमैन अपने मेंबर्स में इलेक्टेड होता है और रिजाइन किया जा सकता है, और जिस तरीके से आपका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रिमूव किया जा सकता है उसी तरीके से ये भी रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो चेयरमैन होता है वो अपना पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन भी इसमें नॉमिनेट करता है, और इसका भी सेम काम होता है कि अब दोनों ही के दोनों ऑफिस आपके एब्सेंस है, दोनों ऑफ डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन आपके एब्सेंट है, तो उस टाइम पे आपको, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ये वो लोग प्रिसाइड करते हैं ऑफिस को। ठीक है, जब वैकेंट होते हैं तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कौन प्रिसाइड करेगा। स्पीकर प्रोटेम क्या होता है कि जब आपको फर्स्ट सिटिंग होती है, फर्स्ट सिटिंग में आपको नहीं पता ना कौन स्पीकर बनेगा। इलेक्शन तो हुए नहीं अभी आपस में, एमपीज आपने बन के आए, एमपीज आपके हाउस में आए बैठे हुए हैं, अभी उसमें से कौन स्पीकर होगा तो पता नहीं है। तो उसके लिए एक प्रोविजन होता है कि जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है उसको स्पीकर प्रोटेम फॉर दैट सिटिंग, उस सिटिंग के लिए उसको स्पीकर प्रोटेम बना दिया जाता है। ठीक है, स्पीकर प्रोटेम बना दिया गया तो वो क्या करेगा, अभी जो लोकसभा के मेंबर्स आए हैं कोई भी काम करने से पहले उनकी शपथ दिलानी है, तो शपथ उनको दिलाई जाएगी। वो कौन दिलाएगा? स्पीकर प्रोटेम दिलाएगा। बट स्पीकर प्रोटेम को जो अपने सीनियर मोस्ट पर्सन बनेगा उसको कौन ओथ दिलाएगा? उसको भी ओथ दिलाने वाला उसके ऊपर सुपरसीडिंग वो होना चाहिए कोई ऑफिसर, तो वो प्रेसिडेंट दिलाता है। पहले प्रेसिडेंट स्पीकर प्रोटेम को ओथ दिलाता है, फिर स्पीकर प्रोटेम सभी एमपीज को ओथ दिलाता है। ओथ दिलाने के बाद में ये डिसाइड होता है कि स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, उसकी डेट कौन फिक्स करेगा? प्रेसिडेंट फिक्स करेगा। प्रेसिडेंट फिक्स करने के बाद में उस दिन इलेक्शन होगा, फिर स्पीकर डिसाइड हो जाएगा। जैसे ही स्पीकर का डिसीजन इलेक्शन हो गया, स्पीकर बन गया, स्पीकर प्रोटेम खत्म हो गया। पहली सिटिंग से जब तक इलेक्शन नहीं होता है स्पीकर का तब तक ही स्पीकर प्रोटेम होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। उसके बाद कोई काम नहीं होता है, उसका मेन काम ये होता है ओथ दिलाने का। ठीक है, और प्रिसाइड करने का उसमें लोकसभा में जब तक आपका स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जब तक इलेक्शन वापस नहीं होता है स्पीकर के लिए तब तक डिप्टी स्पीकर एज ए स्पीकर काम करेगा। ठीक है, बट उसका इलेक्शन वापस होगा, इलेक्शन करने के बाद में ही दूसरा आपका स्पीकर इलेक्ट किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर विल नॉट बी प्रोमोटेड एज ए स्पीकर, उसका प्रमोशन नहीं होगा कि डिप्टी स्पीकर हो अभी आप प्रमोट होकर स्पीकर बन जाओ, ऐसा नहीं होगा। अगर डेथ हो जाती है, रिजाइन करता है, कुछ भी होता है, स्पीकर कुछ भी करता है, उस टाइम पे जब उसकी पोस्ट खाली हो जाती है तो उस पर वापस इलेक्शन होगा, वापस इलेक्शन के बाद में आपका वो स्पीकर बन जाएगा। ठीक है, इसके इसीलिए ऐसा किया गया है कि जो स्पीकर की पोस्ट है वो आपकी उसकी आनी चाहिए, रूलिंग पार्टी से आती है, और वाइस जो आपके डिप्टी स्पीकर है उसकी पोस्ट आपकी इससे आती है, इस पोजीशन पार्टी से आती है। ठीक है,
ऑलरेडी ओथ हो, अगर स्पीकर प्रोटेम है तो उसकी ओथ तो पहले ही होगी ना, तो उसको वापस ओथ क्यों दिलानी है आपको? स्पीकर प्रोटेम बना तब प्रेसिडेंट ने ओथ दिला दी, ठीक है, फिर उसने सभी एमपीज को इलेक्शन वोट ओथ दिलाती, सभी ने शपथ ले ली अभी, तो बाद में इलेक्शन हुआ, जो स्पीकर प्रोटेम था वही आपका स्पीकर बन गया, तब उसको ओथ क्यों दिलानी वापस? ठीक है, तब उसको वापस ओथ दिलाने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही ओथ ले चुका है, ठीक है। और उसको स्पीकर की कोई ओथ नहीं होती है, आपके एमपी की ओथ होती है सिर्फ, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने इसके लिए आपको ओथ लेनी है, स्पीकर की कोई ओथ नहीं होती, ठीक है। ओके, नाउ डिप्टी स्पीकर एंड चेयरमैन, ये सब चीज़ें मैंने बता दी आपको। एंड हाँ जी, वॉइस ऑफ चेयरमैन। हाँ, अब इसमें से कुछ बात कर देते हैं। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस क्या होता है? जो हाउस में रूलिंग पार्टी होती है, जिसकी मेजोरिटी होती है, दैट विल बी, उसमें से एक पर्सन जो होगा वो लीडर ऑफ हाउस होगा। वो आपका प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, या प्राइम मिनिस्टर किसी और को भी चूज कर सकता है लीडर ऑफ हाउस होने का। ये दोनों में होगा, आपका लोकसभा में भी होगा, राज्यसभा में होगा, ठीक है। ये मेन स्पोक्स पर्सन होता है रूलिंग पार्टी का, और मैक्सिमम डिसीजन जो रूलिंग पार्टी से रिलेटेड होते हैं उस टाइम पे वो सारे सारे लीडर ऑफ हाउस होता है। ये आपको सारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह होती है वो सारी सारी आपको हाउस में प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपके रूल ऑफ द हाउस में दिया हुआ है, ठीक है। इसके क्या होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बताया जैसे एनएचआरसी का इलेक्शन होता है, और बहुत सारे जो आपके बॉडीज हैं जिसमें इलेक्शन उसका जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन कमेटी में होता है, सिलेक्शन कमेटी में होता है, और ये डिसाइड करता है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस। लोकपाल के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, एनएचआरसी के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन आपकी कमेटी में बैठता है, अपॉइंटमेंट कमेटी था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस। इसके अलावा गवर्नमेंट का पॉलिसीज का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी आपका लीडर ऑफ अपोजिशन करता है। ये स्टैट्यूटरी आपकी पोजीशन है, दिस इज स्टैट्यूटरी पोजीशन, क्योंकि ये आपके लॉ में दी हुई है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीडर, ये जो लीडर ऑफ हाउस है दिस इज ओनली रूल्स, हाउस के जो रूल्स है उसमें दिया गया है, बट लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है ये आपके लॉ के अंदर में बनाया गया है, स्टैट्यूटरी है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। इसके अलावा आता है विप। विप क्या होता है कि कोई भी हाउस में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, तो उसमें से वो लोग एक विप, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एक विप चूज करेगी। वो विप बताएगी कि कौन सी किस तरीके से डिसीजन लेना है किसी पे, इंश्योर करेगी सभी लोग आए टाइम उसमें अटेंड करें मीटिंग को, जो लोकसभा राज्यसभा के सेशन हो रहा है उसकी सिटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, उसमें सब लोग आए हैं, प्रेजेंट रहें, उसमें वोटिंग बिहेवियर इनका कैसा होगा, ये सारा सारा विप करेगा। ये आपका ना ही रूल्स ऑफ हाउस में दिया है ना ही स्टैट्यूटरी में दिया है। दिस इज ओनली कन्वेंशन, जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक विप डिसाइड करती हैं, और विप बताता है कि कौन कैसे वोटिंग करेंगे हम लोग किसी बिल के रिकॉर्डिंग, किस तरीके से सब लोग प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी सेशन में, तो ये सारा सारा विप डिसाइड करता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑफिस, नाइदर इट्स रिटन इन द रूल ऑफ हाउस, इट्स ओनली कन्वेंशन विच इज फॉलोड बाय द पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस, जो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द पार्लियामेंट सेशन। तो यहाँ पे मैं आपको पहले कुछ बता देता हूँ कि पार्लियामेंट सेशन में जो मैंने आप लोगों को बता दिया, समनिंग क्या होता है, एडजमेंट क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है। अभी यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बतानी रह गई है जो इंपॉर्टेंट है कि डिसोल्यूशन हो गया लोकसभा की, तब उसमें जो बिल है डिफरेंट स्टेजेस पे रहते हैं, वो मैं आपको स्टेजेस बाद में बताऊंगा कौन कौन से स्टेजेस पे डिफरेंट बिल हैं। अगर वो बिल किसी जगह पे पेंडिंग है तो लोकसभा कि अगर डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई लोकसभा उस टाइम पे, चाहे प्री मेच्योर हो चाहे मेच्योरिटी पीरियड जो 5 साल का मेच्योरिटी पीरियड है उसके बाद में डिसॉल्व हुई, तो उसके जो बिल पेंडिंग हैं उनके साथ में क्या क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी बिल चाहे वो लोकसभा में स्टार्ट किया गया हो या राज्यसभा में अप्रूव होने के बाद में लोकसभा में आया हो, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई भी बिल ऐसा जो लोकसभा में लाया गया हो या लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद में लोकसभा में लाया गया हो, वो बिल खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई है। तो अगर नई लोकसभा का इलेक्शन होगा तो उसके बाद में फिर से उस बिल को लाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि नई गवर्नमेंट बनेगी, नया तरीके से हो सकता है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसके लिए वो बिल लैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, नया बिल आपको उसी से रिलेटेड लाना पड़ेगा।
बहुत सारे बिल थे जो 2019 इलेक्शन से पहले थे, जो राज्यसभा में पास हो गए थे बट लोकसभा में पास नहीं हुए थे, वो सारे के सारे लैप्स कर गए हैं। अभी उसको वापस लाना है तो फिर से उसको लाना पड़ेगा, फिर से राज्यसभा में पास करना पड़ेगा या लोकसभा में पास करना पड़ेगा, दोनों सेशन में पास होने के बाद में तब वो बिल आपका एक्ट में या उसमें वो कन्वर्ट होगा, लॉ में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या है, जो बिल लोकसभा में पास हुए हैं और राज्यसभा में पेंडिंग है वो भी खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि लोकसभा ने डिसॉल्व होने से पहले जबरदस्ती जल्दी जल्दी में कुछ बिल पास कर दिए हों और राज्यसभा को भेज दिए हों कि आप पेंडिंग करो। हो सकता है वहां पे उनकी मेजोरिटी हो तो पास करा लें। तो अगर लोकसभा में बिल पास हो गया है और राज्यसभा में पेंडिंग है तो वो भी लोकसभा के डिसोल्यूशन होने के बाद में खत्म हो जाएगा। इट विल बी लैप्स। लैप्स मतलब खत्म हो जाना, वापस उसको नया स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो बिल ज्वाइंट सिटिंग के लिए रिजर्व हैं, ज्वाइंट सिटिंग मतलब जब डेडलॉक हो गया है लोकसभा राज्यसभा के बीच में किसी बिल को लेकर, कब होता है मैं अभी बताऊंगा आपको, तो उस केस में वो बिल लैप्स नहीं होगा। वो बिल जब वापस लोकसभा का इलेक्शन हो जाएगा, लोकसभा का इलेक्शन होने के बाद में वापस ज्वाइंट सिटिंग होगी, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा ज्वाइंट सिटिंग कब होगी, उसको बुलाने का काम किसका रहता है? प्रेसिडेंट का। प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग जब वापस कराएगा उसके बाद में बिल का डिसीजन होगा। तो बिल लैप्स नहीं करता है जब ज्वाइंट सिटिंग के लिए प्रेसिडेंट ने बिल को रिजर्व कर दिया है कि ज्वाइंट सिटिंग होके इसका डिसीजन होगा। ठीक है, तो उस केस में बिल लैप्स नहीं होता है। ठीक है, अगर बिल राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा में पास भी नहीं हुआ है, मतलब वो राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस कराया गया है, राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस कराया गया है और राज्यसभा में भी पास भी नहीं हुआ है, तब वो बिल लैप्स नहीं होगा। यहाँ पे गलत लिखा है, बिल लैप्स नहीं होगा, डज नॉट लैप्स। ठीक है, यहाँ पे डज नॉट लैप्स होगा, लैप्स नहीं होगा। ठीक है, इसको सही कर देता हूँ मैं। तो याद रखने यहाँ पे अगर राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस कराया गया है और बिल पास नहीं हुआ है, ना ही राज्यसभा में ना ही लोकसभा में, वो तो गया ही नहीं, राज्यसभा में पास होगा तभी लोकसभा में जाएगा, और अगर वो वहां पे है तो उसको वो लैप्स नहीं करेगा। ये याद रखना है, यहाँ पे लैप्स नहीं करेगा होगा। ठीक है, ओके, हाँ जी। और जो प्रेसिडेंट असेंट के लिए पेंडिंग है वो भी बिल लैप्स नहीं होगा, मतलब राज्यसभा लोकसभा ने दोनों ने पास कर दिए हैं, अभी प्रेसिडेंट के पास पहुंचा है, तब भी वो लैप्स नहीं होगा। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकती है ना, तो लैप्स नहीं होगा। तो ये याद रखना, जो बिल किसी एक हाउस में पास हो चुका है, किसी भी एक हाउस में पास हो चुका है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में, तब वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा के लिए जाएगा, अगर राज्यसभा में पास हो गया तो लोकसभा के लिए आएगा, तो पास हो जाएगा। और लोकसभा में कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो वो बिल भी पास नहीं होगा। बट अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है और राज्यसभा में अभी पास नहीं हुआ है, तब वो लैप्स नहीं होगा, वो रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट असेंट के लिए गया है तब भी रहेगा, और प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है तब भी रहेगा। इसके अलावा ज्वाइंट सिटिंग के लिए अगर उसको रिजर्व किया गया है तब भी वो लैप्स नहीं होगा, रहेगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नाउ कम्स डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स। पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में क्या क्या डिवाइसेस होती हैं, वो इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से फंक्शनिंग करती है। ठीक है, ये अपार्ट फ्रॉम द बिल अप्रूवल है, और कैसे क्या क्या डिवाइसेस होती है जिसमें आपका वहाँ पे डिस्कशन होता है। ठीक है, फर्स्ट कम्स क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है? जो आपकी सिटिंग स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन आवर होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है कोई भी सिटिंग की। नहीं जी, मनी बिल के बारे में, जो बिल का जो पूरा प्रोसीजर है मैं आपको बताऊंगा। मनी बिल आपका सिर्फ लोकसभा में ही स्टार्ट किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। मैं आपको बिल के बारे में कितना टोटल प्रोसीजर आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, हाँ जी। तो जो क्वेश्चन आवर होता है वो स्टार्टिंग सिटी का स्टार्टिंग आवर्स होता है। फर्स्ट आवर जो होता है एवरी सेशन का, पार्लियामेंट सिटिंग का, दैट विल बी कॉल्ड एज ए क्वेश्चन आवर। उसमें क्या होगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके मेंबर्स हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछेंगे कि आप इस पे क्या कर रहे हो करके। ठीक है, और गवर्नमेंट को जवाब देनी पड़ेगी। तो 3 टाइप के होते हैं आपके क्वेश्चन जो होते हैं, उनको 3 टाइप में डिवाइड किया होता है। पहला तो होता है स्टार्ट क्वेश्चन, दूसरा होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन, और तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है,
जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है मतलब उसको स्टार लगा दिया जाता है क्वेश्चन पे, और स्टार्ट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि उसको ओरली उसको आंसर देना है, जो भी मिनिस्टर है उसको ओरली उस पर आंसर देना है। अगर ओरली आंसर वहाँ पे दे रहा है मतलब बोल के आंसर दे रहा है उसका, तो उसके बाद में उस क्वेश्चन पे वापस फॉलो अप क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चन में ये चीज़ दोनों चीज़ याद रखना, पहले तो उसका ओरली आंसर देना पड़ेगा, वहीं जो भी हाउस में आया बोला गया है, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा में ओरली आंसर देना पड़ेगा, और साथ में उसको उसका उसके बाद में क्वेश्चन उससे दोबारा पूछा जा सकता है उससे रिलेटेड। ठीक है, अनस्टार्ट क्वेश्चन जो होता है वो उसका रिटर्न आंसर देना पड़ता है। अब रिटर्न आंसर देगा बाद में तो उसमें कोई फॉलोअप क्वेश्चन तो होगा नहीं, क्योंकि रिटर्न आंसर आपको मिलेगा, आप पढ़ोगे तो वो होएगा ना, तो इसके लिए उसके कोई फॉलोअप क्वेश्चन नहीं होता। रिटर्न क्वेश्चन में जो अनस्टार्ट होते हैं क्वेश्चन उस पर रिटर्न आंसर देना पड़ता है और कोई फॉलोअप क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, थर्ड होता है शॉर्ट नोटिस, उसमें 10 डेज से कम शॉर्ट नोटिस के लिए कोई स्पेशल क्वेश्चन आया तो उसको शॉर्ट नोटिस क्वेश्शन बोलते हैं, उसका वो ओरली आंसर देता है। ठीक है, ओरली आंसर देगा तो बाद में क्वेश्चंस रिपीट उसके रिलेटेड क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोटिस कम पीरियड में दिए जाते हैं, यूजली 1 महीने पहले क्वेश्चंस दिए जाते हैं, देने होते हैं कि आप ये क्वेश्चन मुझे पूछना है करके, जो भी मेंबर्स हैं वो देने पड़ेंगे। फिर आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कौन कौन से क्वेश्चन को रखना है करके, उसके बाद में डिसीजन होगा। ठीक है, कि क्वेश्चन आवर में कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो दीज आर नाउ कम्स जीरो आवर। जो क्वेश्चन आवर है वो रूल्स ऑफ हाउस जो है, रूल ऑफ हाउस है, उसमें मेंशन किया गया है क्वेश्चन आवर्स के बारे में। बट जो जीरो आवर है, क्वेश्चन आवर और जो आपका नॉर्मल बिजनेस है वो स्टार्ट होने के बीच में थोड़ा गैप होता था, तो इंडिया ने उसको भी, इंडियंस ने उनको भी यूज करने के लिए एक जीरो आवर बना दिया कि जब क्वेश्चन आवर खत्म हुआ और दूसरा जो सेटिंग स्टार्ट होने वाली है उसके बीच में जो गैप है उसको जीरो आवर कर दिया। उस जीरो आवर इंडियन इनोवेशन है, कहीं पे किसी से भी बोरो नहीं किया। क्वेश्चन आवर आपके बहुत जगह पार्लियामेंट में यूज होता है, जीरो आवर कहीं पे नहीं होता है, इंडियन इनोवेशन है और इंडिया में यूज होता है इसको, और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोशंस की। किसमें डिफरेंसेस, हरप्रीत आप कौन सा क्या पूछ रहे हैं, किस चीज का डिफरेंसेस? हाँ जी, मोशंस कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का, कोई भी डिस्कशन लेना है कि डिस्कशन करना है, उसको मोशन के थ्रू ही डिस्कशन होता है। ठीक है, कोई भी डिस्कशन होगा या कोई भी चीज़ें होगी वो मोशन के थ्रू ही होगी। ठीक है, तो इस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशंस होते हैं। सब्सटेंसिव मोशन होता है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का कोई मोशन लेके आना है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के लिए कोई आना है, तब आपका, हाँ जी, इसलिए होता है क्योंकि सारा डाटा उसको याद नहीं होगा ना, मिनिस्टर के पास में सारा डाटा थोड़ा याद होगा कि ये सारी डाटा क्या है करके। अगर किसी ने बहुत सारा पूछ दिया कि किसी मिनिस्ट्री ने 1 साल में क्या क्या काम किया है पूरा डिटेल में बताओ विद खर्चा, तो वो सारा सारा नहीं होगा ना, उसको याद नहीं होगा, तो उसको फिर देखेंगे करके कि इसको हम लोग ओरली बता सकते हैं, रिटर्न बता सकते हैं, तो रिटर्न में ज़्यादा कंफर्टेबल है उसको बताने में, तो इसके लिए उसको रिटर्न में रखा गया, तो उसको अनस्टार्ट करके रखा गया। ठीक है, वो फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है ना किस टाइप का क्वेश्चन है। अभी नॉर्मली उन्होंने पूछा कि इस कोविड-19 में गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शंस लिए, दिस एक्शन कैन बी क्वेश्चन, तो अभी ये तो स्टार्ट क्वेश्चन है क्योंकि ओरली बता सकते हैं। अभी उन्होंने बोला कोविड-19 में कितने हॉस्पिटल में कितने लोगों के वो हुए करके हर एक हॉस्पिटल का डिटेल में बताओ, तो आपको लगता है ओरली बताएंगे तो पूरा दिन एक दिन इसी में चला जाएगा बताने में कि हॉस्पिटल कौन कौन से हॉस्पिटल में कितने लोग भर्ती हुए, कितने लोग निकले, कितने लोगों का वो हुआ करके ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, और ये भी पूछ दिया कि किस टेस्टिंग हुई है तो कितने कितने डिस्ट्रिक्ट वाइज बताओ टेस्टिंग का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर किसी ने पूछ दिया बताना पड़ेगा, तो उसको कैसे बताएंगे फिर वहाँ पे, है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो रिटर्न में उसको दे सकते हैं, तो रिटर्न में कंफर्टेबल रहेगा, रिटर्न में एक पूरा डाटा निकाल के दे दिया तो उसमें हार्डली कम टाइम जाएगा, तो इसके लिए उसको अलग अलग डिवीजन किया हुआ है। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद द मोशंस। हमने सब्सटेंसिव मोशन बोले जो स्पेशल इंपॉर्टेंस के लिए होता है। सब्स्टिट्यूट मोशन होता है जब जो सब्सटेंसिव मोशन होता है उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, उससे किसी पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर देना है, बिल्कुल ही सब्सटेंस कर देना है, बिल्कुल ही खत्म कर, सब्सटेंसिव मोशन को खत्म करके सब्स्टिट्यूट मोशन सुपरसीड कर लेगा उसको, तब उसको सब्स्टिट्यूट मोशन कहते हैं। ठीक है, वो उस टाइम पे सब्स्टिट्यूट मोशन स्टार्ट करके उसको डिस्कशन को चेंज किया जा सकता है, जो पहले डिस्कशन चल रहा था उसकी जगह पे। सब्सिडरी मोशन क्या होता है, जो नॉर्मल मोशन होता है, जो नॉर्मल मोशन हो रहा है आपका
सब्सटेंसिव मोशन है उसके साथ में कुछ और भी मोशन साथ में स्टार्ट किए जा सकते हैं, उसको सब्सिडरी मोशन कहते हैं। सब्सिडरी मतलब सब्सिडी जो होती है, सब्सिडरी जो अलग से साथ में होती है, दैट विल बी सब्सिडरी मोशन। तो सब्सटेंसिव मोशन के साथ में जो होता है उस सब्सिडरी मोशन के साथ में इन्वॉल्व किया जा सकता है किसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन। और सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि सबसे सब्सटेंसिव मोशन है उसको हटा के दूसरा मोशन स्टार्ट कर दिया, दैट्स अ सब्स्टिट्यूट मोशन। ठीक है, सब्सिडरी मोशन आपके 3 टाइप के होते हैं, एंसिलरी मोशन, सुपरसीडिंग मोशन, अमेंडमेंट मोशन। एंसिलरी मोशन होते हैं जो आपके रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज होते हैं, ठीक है, एंसिलरी मोशन। सुपरसीडिंग मोशन होते हैं जो सुपरसीड कर जाते हैं, जो आपकी दूसरी ऑलरेडी चल रही है डिबेट, उसकी जगह पे दूसरे इशू पे सुपरसीड कर जाती है, तो उसको सुपरसीडिंग मोशन कहते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट मोशन जो ऑलरेडी सब्सिडरी मोशन है उसमें कुछ अमेंड करना है या सब्सटेंशियल मोशन में कुछ अमेंड करना है तो अमेंडमेंट मोशन आ जाता है। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के मोशन होते हैं, दैट्स अ क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन मतलब किसी पे डिस्कशन चल रहा है तो उसको खत्म करने का, क्लोज करने का या बिल को क्लोज करने का आपका क्लोजर मोशन होता है। ठीक है, सिंपल क्लोजर मतलब डिस्कशन हो गया, चलो अब खत्म करते हैं, वोट करना है वोट करेंगे या फिर जो और आगे प्रोसीडिंग करनी है वो करेंगे, तो उसको सिंपल क्लोजर मोशन करते हैं। ठीक है, दूसरा है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, मतलब एक बिल को या फिर जो भी आपका डिस्कशन है या जो भी चीज़ें लेके आए, रेजोल्यूशन लेके आए, उसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देंगे, फिर एक कंपार्टमेंट में डिस्कशन होगा, फिर उसकी वोटिंग होगी, फिर दूसरे कंपार्टमेंट में डिस्कशन होगा, उसकी वोटिंग होगी, तो इसको क्लोजर बाय कंपार्टमेंट मतलब छोटे छोटे डिवाइड करके उसके बाद में उसको क्लोज करेंगे छोटे छोटे करके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। फिर है कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर क्या होता है कि हम पूरा का पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो भी आपका डिस्कशन होने वाला है या बिल पे या फिर जो भी है उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो मेन पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे, उस पर करेंगे, उस पर हम लोग वोटिंग जो भी करना है करेंगे करके और उसके बाद में क्लोज कर देंगे, तो इसको कंगारू क्लोजर मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा है गुलेटिन। गुलेटिन मतलब जितना डिस्कशन हो गया, इसके आगे हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, चाहे जितना भी पढ़ा हो, अभी इसी के बाद में इसको खत्म हो जाएगा, टोटल आपका डिस्कशन खत्म हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्टली वोटिंग होगी। क्लोजर गुलेटिन क्या होता है, आगे कोई भी डिस्कशन खत्म कर देता है। गुलेटिन क्लोजर मोशन जो आता है उसके बाद में सारे के सारे आपके डिस्कशन खत्म हो जाते हैं, डायरेक्टली उसकी वोटिंग पे आ जाता है, चाहे भले ही आगे कितना भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या हो, उसके बाद में खत्म हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली क्लोज हो जाता है, उसके बाद में आपका वो आ जाता है, वोटिंग आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा होता है प्रिविलेज मोशन होता है। अगर किसी मिनिस्टर ने कोई पार्लियामेंट प्रिविलेज का ब्रीच किया गया है तो कोई भी मेंबर उसके अगेंस्ट में प्रिविलेज मोशन ला सकता है, मतलब उसने प्रिविलेज के अगेंस्ट में काम किया है तो वहाँ पे फिर प्रिविलेज मोशन पास हो जाता है, तो उसको फिर अगेंस्ट में एक तरीके से मिनिस्टर के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये भी इंडियन इनोवेशन है। ठीक है, ये भी इंडियन इनोवेशन है, बट एक चीज याद रखना, ये रूल ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है। कॉलिंग अटेंशन मोशन ये आपके जो आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर है लोकसभा का या मेंबर्स का, उसमें लिखा हुआ है, बट 0 आवर आपका कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ये चीज याद रखना हमेशा। ठीक है, ये आपका रूल्स एंड प्रोसीजर में लिखा हुआ है आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन, बट 0 आवर आपका कहीं पे भी नहीं लिखा है। ये सिर्फ इंडियन इनोवेशन ये भी है, ये भी इंडियन इनोवेशन है, इंडिया ने ही स्टार्ट किया कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन मतलब वो चाहते हैं कि सदन में या किसी मिनिस्टर को एक कोई जनरल इंपॉर्टेंस टॉपिक, कोई जनरल इंपॉर्टेंस का है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए एक मोशन लाया जा सकता है, दैट्स अ कॉलिंग अटेंशन मोशन। हम अटेंशन कॉल कर रहे हैं तुम्हारा इस इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दो, दैट्स अ कॉलिंग अटेंशन मोशन। देन कम्स एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, ये क्या होता है, ये भी एक जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का मोशन है, वो डेफिनेट मोशन होता है पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, वो उसको लाने के लिए एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है, बट इसमें एक रिक्वायरमेंट है, इसमें 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है, मिनिमम 50% जब मेंबर सपोर्ट करेंगे तभी एडजर्नमेंट मोशन चालू होएगा। एडजर्नमेंट मोशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये और सारी जो भी प्रोसीडिंग चल रही होती है उस टाइम पे उसको सबको खत्म कर देता है, और इसी जो जनरल इंपॉर्टेंस पब्लिक इंपॉर्टेंस का मोशन जो लेके आया है, जिसके जनरल एडजर्नमेंट मोशन में बताया गया है, उसके बारे में ही डिस्कशन होगा, मतलब और सारी चीजें सब खत्म हो जाएंगी, सिर्फ वही चीजों के बारे में डिस्कशन होगा, तो इसको एडजर्नमेंट मोशन बोलते हैं। एडजर्नमेंट मतलब क्या होता है, खत्म करना ना, सिटिंग मीटिंग, तो ये एडजर्नमेंट मोशन यही करता है कि और सब चीजें खत्म कर देता है, बस वही जो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का मोशन में जिसके बारे में लिखा है उसी पे डिस्कशन होता है। ठीक है, ये एक सेंसर मतलब
मतलब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का, सेंसरशिप करने का इसमें एक इन्वॉल्वमेंट होता है कि गवर्नमेंट अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का टॉपिक नहीं ले रही है करके, तो जनरल मोशन के थ्रू उसको बता सकते हैं कि इस पब्लिक इंपॉर्टेंट का मोशन आप लो। ठीक है, ये इसलिए राज्यसभा में नहीं परमिट किया जाता क्योंकि लोकसभा से ही आपके गवर्नमेंट में मेंबर जाते हैं, गवर्नमेंट में लोकसभा से ही बनती है, जिसकी मेजोरिटी लोकसभा में उसकी गवर्नमेंट, तो इसलिए ये राज्यसभा में परमिटेड नहीं है। एडजमेंट मोशन सिर्फ राज्य लोकसभा में लाया जा सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है चीज़। जो भी एक्सेप्शंस हैं स्पेशली वो आपको हमेशा याद रखना है। ये सारे मोशन में ऊपर जो डिस्कशन किए ये आपके लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास होंगे, किए जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं और कराए जा सकते हैं। बट ये जो एडजमेंट मोशन है दैट कैन नॉट बी परमिटेड इन द राज्यसभा, ओनली परमिटेड इन द लोकसभा। ठीक है, इसका डिस्कशन 2.5 घंटे से कम नहीं चलेगा। इस पे डिस्कशन जो भी एडजमेंट मोशन पे डिस्कशन होगा 2.5 घंटे से ज़्यादा ही चलेगा, इससे कम नहीं चलेगा। ठीक है, और याद रखना इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एडजमेंट मोशन को लाने के लिए। पहला तो ये एक स्पेशल टॉपिक ही लेके आएगा जो पहले कभी डिस्कस नहीं हुआ हो, चाहे प्रिविलेज पहले किसी भी मोशन में लाया ना गया हो, ना ही प्रिविलेज से रिलेटेड हो, ना ही किसी कोर्ट के एडजुडिकेशन, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो कोर्ट में एडजुडिकेशन चल रहा, मतलब कोर्ट पे प्रोसीडिंग चल रही हो, उसको नहीं लाया जा सकता है। और कैन नॉट बी, और ऐसा कोई चीज़ है जो किसी दूसरे मोशन के थ्रू रेज नहीं किया जा सकता है। पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी टॉपिक है जो दूसरे मोशन के थ्रू रेज नहीं किया जा सकता, वही एडजमेंट मोशन में रेज किया जाता है। तो ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है जो इसको फुलफिल करना होता है कि पहला तो ये एक ही स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड हो और वो टॉपिक किसी भी मोशन के थ्रू रेज नहीं किया जा सकता हो, ना ही उस पर पहले डिस्कशन किया गया हो, और ना ही वो प्रिविलेज रिलेटेड हो, और ना ही कोई ऐसे टॉपिक से रिलेटेड हो जहाँ पे कोर्ट डिसीजन ले रहा हो या कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही हो। ठीक है, ऐसे कोई भी केस में एडजमेंट मोशन नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, फिर आती है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी की गवर्नमेंट को गिराना है तो उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन फॉलो करना, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लोकसभा के मेंबर बोल रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली किस लिए आता है, क्योंकि हमारा बोला गया है जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, इसके लिए इसको लोकसभा में पास किया जाता है। इसमें भी 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, और अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करना होगा, उसको खत्म निकाला जा सकता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमूव हो गई मतलब गवर्नमेंट गिर गई। ठीक है, उसके बाद में जो मेजोरिटी प्रूव करेगा लोकसभा में उसकी मेजोरिटी, उसकी गवर्नमेंट बनेगी। अगर कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा तो डिसॉल्व हो जाएगी आपकी असेंबली, सॉरी लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो जाएगी और नया इलेक्शन होंगे। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद में अगर वो पास हो जाता है तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा और नया गवर्नमेंट चूज होगी। ठीक है, आई थिंक आज का काफ़ी ज़्यादा हो गया और वी विल आगे भी हम लोग अभी लेजिस्लेटिव पोजीशन ऑर्डिनरी स्टेट, तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट बिल पे क्या प्रोसीजर्स होता है, ये सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। डिफरेंट स्टेजेस होती है, किस तरीके से फॉलो होता है करके। और अभी के लिए हम लोग इतना कंप्लीट करते हैं पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा और भी मोशंस होते हैं, मैं आपको जस्ट जल्दी से जल्दी बता देता हूँ। कॉन्फिडेंस मोशन कि कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कि हमारा गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस है, सॉरी लोकसभा का हमारा कॉन्फिडेंस है, गवर्नमेंट चाहे तो करा सकती है कि कॉन्फिडेंस मोशन है। इसके अलावा सेंसर मोशन होता है, जब गवर्नमेंट को सेंसर करना होता है तब वो ला सकती है। इसमें याद रखना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना कंपलसरी नहीं होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में रिजाइन करना कंपलसरी होता है, सेंसर मोशन में रिजाइन करना कंपलसरी नहीं होता है। इसके अलावा होता है मोशन ऑफ थैंक्स। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई नया लोकसभा इलेक्ट होता है तो पहला जो सेशन होता है वो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट उसको वो कर सकता है, अपनी स्पीच दे सकता है, वहाँ पे एड्रेस कर सकता है। सिमिलरली हर साल का जो पहला सेशन होता है, पहली सिटिंग होती है, उसमें प्रेसिडेंट एड्रेस करता है उस चीज़ को, लोकसभा को एड्रेस करता है, राज्यसभा को एड्रेस कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद में एड्रेस करने के बाद में वो बताता है कि गवर्नमेंट हमारा क्या क्या डिसीजंस लेती है, गवर्नमेंट हमारे क्या क्या डिसीजन लिए हैं, क्या क्या पॉलिसीज उसने फॉलो किए करके। वो होने के बाद में मोशन ऑफ थैंक्स फॉलो किया जाता है, पास किया जाता है। वो मोशन ऑफ थैंक्स मतलब क्या होता है कि हमारा कभी गवर्नमेंट में हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, सही है करके, अच्छा है करके, वो चीज़ आती है करके, तो मोशन ऑफ थैंक्स मोशन उसको बोलते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। ठीक है, ये प्रेसिडेंट की स्पीच के बाद में होता है, अप्रूव किया जाता है, उस पर वोटिंग होती है, वोटिंग के अप्रूव हो जाती है। नो डे येट नेम्ड मोशन, नो डे येट नेम्ड
मोशन मतलब ऐसा ऐसा मोशन जिसमें कभी अभी डे फिक्स नहीं किया गया है कि किस डे पे उस पर डिस्कशन होगा, उसको नो डे फिक्स्ड मोशन बोलते हैं। ये स्पीकर डिसाइड करता है कि किस डे पे कौन सा मोशन लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है कि अगर कोई पार्लियामेंट जो आपके लोकसभा राज्यसभा के जो रूल्स है प्रोसीजर्स है उसको फॉलो नहीं कर रहा है और उसमें और डिसऑर्डर में कर रहा है करके, या फिर उसके डिमांड कर रहा है, तो उसके उसके पॉइंट ऑफ ऑर्डर मोशन आपको पास किया जा सकता है और उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। हाफ एन आवर डिस्कशन, जिसमें हाफ एन आवर का डिस्कशन होता है, दैट्स हाफ एन आवर डिस्कशन, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, 2 घंटे का डिस्कशन होता है, इसको शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि इसमें टाइम फिक्स किया जाता है कि हर वीक में 2 दिन आपके फिक्स होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए। हाफ एन आवर क्या होता है, वीक में 3 दिन इसके डिस्कशन के लिए फिक्स होते हैं। वीक में स्पीकर डिसाइड करेगा कब कब करेगा, वो 3 दिन अलॉट कर सकता है हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए। आपके 2 दिन अलॉट कर सकता है शॉर्ट डिस्कशन ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए। इसके अलावा स्पेशल मेंशन भी पास किए जाते हैं अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो ना ही किसी मोशन में है, ना ही किसी डिस्कशन में आई है, ना ही किसी भी चीज़ से वो चीज़ लोकसभा राज्यसभा में लाई जा सकती है, तो स्पेशल मेंशन के थ्रू वो चीज़ लाई जा सकती है, ठीक है। जो कहीं पे भी नहीं है वो स्पेशल मेंशन के थ्रू लाई जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा रिजोल्यूशन होते हैं। रिजोल्यूशन होते हैं मतलब किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ है तो उसको पास कराना या इलेक्शन उसका देखना कि वेदर इट इज़ राइट और नॉट। रिजोल्यूशन क्या होता है, जो हम लोग शपथ लेते हैं कि हमको ये करना ही नहीं करना है करके, दैट्स अ रिजोल्यूशन। तो वो रिजोल्यूशन पास करने का काम आपका पार्लियामेंट में भी होता है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस और डिसीजंस लिए जाते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, सारे मोशंस रिजोल्यूशन होते हैं, जितने भी मोशन है, सॉरी जितने भी रिजोल्यूशन है सारे के सारे रिजोल्यूशन आपके मोशंस होते हैं। बट जो मोशंस है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, उसमें से कुछ आपके रिजोल्यूशन होते हैं। तो मोशंस आर द बिगर थिंग, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है। बट रिजोल्यूशन इज ए स्मॉल थिंग जिसमें वोटिंग होती है, वोटिंग के द्वारा डिसीजन होता है। इसमें प्राइवेट मेंबर्स से रिजोल्यूशन होता है जो प्राइवेट मेंबर्स लेके आते हैं, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लेके आती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है जिसपे कोई करना होता है, या स्टेचुटरी रेजोल्यूशन होते हैं जो किसी लॉ से रिलेटेड कोई आता है, रेजोल्यूशन लेके आना है, उसमें अमेंडमेंट करना है, चेंज करना है, तब उसको स्टेचुटरी रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। Now it's over. Now we will from the next class we will start with the legislative procedure. कोई भी बिल को किस तरीके से पास करते हैं, इसका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल के लिए, मनी बिल के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए। मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में, बट फिर भी मैं अगर टाइम रहेगा तो मैं आपको रिपीट कर दूंगा। बट मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल का पूरा प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू एवरीवन। आई थिंक टुडे फॉर द सफिशिएंट। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी। किसी भी चीज़ से कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी तक। ओके, आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, वी विल टेक द। ओके, थैंक यू एवरीवन।